एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा साथियों, चैनल पे अभी हम जो भी लोग स्पेशल टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टारगेट बैच हम स्टार्ट किए हुए हैं। टारगेट बैच में अभी स्टार्टिंग में SCRT का आप लोग का यहाँ पे साइंस चल रहा है, ठीक है। तो इससे लास्ट वीडियो यानी कि इससे एक पहले वीडियो हम साइंस के ऊपर में एक लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको हम पढ़ा दिए थे। आज ये वीडियो चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रहने वाले हैं। SCRT में क्लास 9 के जो बुक दिया गया है साइंस का, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, सब कुछ हम इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 3 का अगर के नाम देखिएगा, चैप्टर 3 का जो नाम है परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये केवल वीडियो देख लेते हैं तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और जो भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सब कुछ आपको याद हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं स्थिर अनुपात का नियम का जो प्रतिपादन किए थे एंटोनियो लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, भी यही सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई जब तीसरा पदार्थ यहाँ पे बनता है तो इसमें द्रव्यमान जितना पहले दोनों का है उतना ही द्रव्यमान इसका रहेगा। इसमें ना ही तो कुछ खपत होगा, ना ही कुछ इसमें ऐड होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे बताता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं तथा इस प्रकार के यौगिक इन तत्वों के अनुपात स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। यानी कि मान के चलिए जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का जो मात्रा है ये कहीं से भी प्राप्त हो, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से जो प्राप्त हो उसका सेम जो 2 यौगिक रहते हैं उसका सेम यौगिक यहाँ पे रहेंगे। इसमें कुछ भी यहाँ पे आगे पीछे नहीं होगा, यानी कि उनका अनुपात न स्थिर रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम बतलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आप लोग का दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि देखिएगा, यौगिक में जल जो है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है सदैव 1 अनुपात यहाँ पे 8 होता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा 1 अनुपात 8 रहेगा हमेशा में। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का भी नियम कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ने से हम आपको बताना चाहेंगे, अगर कि आप TRE 4 का तैयारी या जो आपका स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम 29 जनवरी को होने वाला है और टारगेट के तौर पे आप ऐसा एक स्टडी मटेरियल खोजते हैं जिसको पढ़कर आप सिलेक्शन ले लें, तो उसी के लिए हम आपको लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। साथियों, BPSC का सिलेक्शन किट कंप्लीट ये नोट्स होता है जो कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपको ये यूज़फुल होगा। जिनको भी TGT या PGT के चाहिए उसका भी अवेलेबल है, दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस BPSC का सिलेक्शन किट जो कि PRT और ये जूनियर के लिए होने वाला है, इसमें क्या कुछ आपको मिलता है। SCRT का कंप्लीट नोट्स, NCERT का कंप्लीट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स, MCQs, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो TRE हो, सब कुछ आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलता है। करेंट अफेयर, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता है सब कुछ आपको PDF के रूप में यहाँ पे मिल जाता है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के आराम से स्टडी कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मात्र अभी ये 299 में आपको मिल जाएगा। चलिए कंटेंट के ऊपर में चलते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कभी कभी पूछ देता है जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा, BBA जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था और 1808 ईस्वी में दिया गया था। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ये बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये प्रायः स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, तथा सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए, अणु और परमाणु जो 2 चीज़ होते हैं इसमें खास अंतर है। जो ये परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो परमाणु हैं सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक व सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र रहता है। यानी कि जैसे कि
परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं रहता है, जबकि अणु यहाँ पे स्वतंत्र रहता है, तथा जो अणु है ये पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो इस बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे साथियों जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, जो एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। वर्जिलियस ने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव उनके नामों के एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए दिया। अब देखिए, जो आप लोग तत्व या धातु का जो आप इस संकेत देखते हैं, इस संकेत का प्रतिपादन किसने किया? वर्जिलियस ने किया। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से किया गया जहाँ पे वो सर्वप्रथम पाया गया। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जैसे कि मान के चलिए ये Cu लिखा हुआ है, तो ये कॉपर का यहाँ पे सांकेतिक रूप होता है। तो इसको कॉपर का क्यों दिया गया Cu? क्योंकि Cu का सर्वप्रथम जो यहाँ पे खोज हुआ था वो साइप्रस, एक देश है साइप्रस में हुआ था, और इसी साइप्रस के नाम पर इसका जो कॉपर है यानी जो धातु यहाँ से खोज हुआ उसका नाम यहाँ पे उसी के नाम पर Cu रख दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब शुरुआत में जो तत्व जिस भी स्थान पर मिलता था उस स्थान के नाम से ही उस तत्व का नाम रख दिया जाता था। बाद में जो तत्व मिलता था जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, इसका जो है रंग के अनुसार भी यहाँ पे नाम रख दिया गया। सुनहरा वगैरह नज़र आता है, पीला नज़र आता है, इसीलिए यहाँ पे नाम उस तरीक़ा से रखा गया। यानी कि सर्वप्रथम स्थान के नाम से जो तत्व है उसका संकेत दिया गया था। लोहे का प्रतीक Fu जो कि लैटिन नाम फेरस से उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na नाइट्रियम से, और पोटेशियम का प्रतीक जो K है कैलियम से उत्पन्न हुआ है। कभी कभी पूछ देता है कि जो सोडियम में Na होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि नाइट्रियम से ये उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सोडियम का प्रतीक Na रखा गया। 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत मान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में हम दिए हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उससे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। अगला पॉइंट है किसी तत्व की संयोजकता शक्ति उस तत्वों की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, इसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, और इसको परमाणु द्रव्यमान को U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एक एवोगाड्रो स्थिरांक होता है, एवोगाड्रो संख्या होता है। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि जो एवोगाड्रो स्थिरांक है वो कितना होता है। एवोगाड्रो तो वो जो होता है 6.02 गुना में 10 के पावर 23। ग्रुप डी के एग्जाम में तो लाखों बार पूछ चुका है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। लाखों बार नहीं कहने का मतलब हजारों बार पूछा जा चुका है ये सवाल अनेकों एग्जाम में। पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, VVI है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चैप्टर 3 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में नए विकिरण की खोज की जिन्हें कैनाल रे कहा गया। अब एक देखिए, एक होता है ना, एक ट्रिक होता है ईंटा पर नाच, ठीक है, नाच, ईंटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन के खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और यहाँ पे न्यूट्रॉन को किसने खोज किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। यानी कि ईंटा पर नाच अगर के आप एक ट्रिक है ये याद रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज किसने किसने की तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है।
तो जब जे टॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने कैनाल रे का खोज किया था। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है कि कैनाल जो रे है इसका खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज किए थे गोल्डस्टीन ने किए थे, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना अधिक होती है। कितना गुना? 2000 गुना। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह दिखता था। किसके तरह? क्रिसमस केक जो होता है ना, अभी क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को, तो उसी की तरह यहाँ पे थॉमस का जो परमाणु मॉडल है नज़र आता था। अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में तेज गति से चल रहे अल्फा किरणों को सोने की पन्नी से टकराया गया था। रदरफोर्ड को रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। कौन? रदरफोर्ड। यहाँ पे याद रखिएगा। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। कब ने? 1932 में। देखिए ये भी सवाल पूछा जा चुका है, न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था। सबको ये याद रहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, लेकिन कब हुआ था ये सारे लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाहरी कक्षा में जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। किसके द्वारा? बोरी बरी जो स्कीम यहाँ पे आया हुआ था। अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अन्य तत्वों में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा? अब देखिए ये एक समझिए ना कि आपका अपवाद है। कौन सा? हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अन्य तत्वों के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है परमाणु भट्टी में? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये किया जाता है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारिक वे परमाणु है जिनका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। संभारिक किसको बोलते हैं? जिसका द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, इसका जो द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या अलग अलग, उसको संभारिक कहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक का खोज की। आपसे डायरेक्ट यहाँ पूछेगा कि परमाणु का केंद्रक की खोज किसने किया था? डायरेक्ट आपको मानना है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। पूछ देगा किन कणों से किया था, तो अल्फा कण के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ किया गया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो 3 और 4 चैप्टर हो गया। अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ाएंगे। देखिए आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि ये बहुत बोरिंग है, और एनसीईआरटी ही पढ़िएगा ना तो आपको एनसीईआरटी इससे भी ज़्यादा बोरिंग नज़र आएगा। ठीक है, और उसमें टाइम भी बहुत आपको लगेगा। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखा कीजिए। अगर कि यहाँ तक देखते हुए आप लोग आ गए होंगे, बेस्ट ऑफ लक, आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा।